फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एनसीईआरटी की बुक में कौन सा नंबर है? चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और फिजिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर। ठीक, अब ये जो चैप्टर है आपको 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला तो आप पढ़ोगे फोर्स क्या होता है, और जब आप फोर्स पढ़ लोगे फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बातें करेंगे फोर्स की। अब सबसे पहले तो सभी बच्चे बताएंगे 1 बाय 1 फोर्स क्या होता है। बोलो। जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। आप बताओ। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। और कोई? पुल और पुश। और प्रेशर हो गया। और कुछ? पुश और पुल। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात निकल कर आ रही है सामने कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो हम कहते हैं हमने फोर्स लगाया। कुछ बच्चे कह रहे हैं जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम जब प्रेशर लगा रहे हैं तो मतलब वहाँ फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन दरअसल सारे बच्चे एक ही बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स है क्या। ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स इज एक्सटर्नल इफेक्ट। फोर्स इज एक्सटर्नल इफेक्ट। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल इफेक्ट होता है, विच कैन, क्या कर सकता है? ये पुश कर सकता है और पुल कर सकता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये जो आपने बताया मैंने वही डेफिनेशन बोर्ड पर लिख दी, बस मैंने केवल एक नई चीज उसके अंदर डाल दी जो आपने किसी ने नाम नहीं दिया। वो क्या? एक्सटर्नल इफेक्ट। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर? इसको समझने की जरूरत है। एक्सटर्नल इफेक्ट का क्या मतलब है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगाने वाला हूं, तो जब तक मैं इस पर देखो फोर्स लगाऊंगा, जैसे मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हट जाएगा, मूव होगा, यानी मैं कहूँ मोशन में आ गया। मूव हो गया या मतलब मोशन में आ गया। ठीक है, जब ये रेस्ट पर था तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया गया वो इसके अंदर से ही आया है या कहीं बाहर से आया है? बाहर से आया है, यानी कि जो भी एक्सटर्नल इफेक्ट आया वो कहीं बाहर से आया है, अंदर से नहीं आया। अगर अंदर से आ रहा होता तो कोई भी चीज रेस्ट पर रह पाती क्या? यस और नो? नहीं रह पाती। अगर कोई, मैं रेस्ट पे खड़ा हूं और मेरे अंदर से फोर्स आ रहा बहुत तेज और मैं इधर भाग रहा हूं, कभी इधर भाग रहा हूं, कभी इधर भाग रहा हूं, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। यस, तो यानी कि इंटरनली फोर्स नहीं आ रहा। फोर्स जो मैंने मेरी बॉडी पर लगाया गया वो कैसा है? इफेक्ट है, एक्सटर्नल इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इस एक्सटर्नल इफेक्ट की हेल्प से हम किसी बॉडी को या तो पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, यानी कि हम किसी को अपने से दूर भी भेज सकते हैं ये इफेक्ट लगाकर, या किसी को अपने पास भी बुला सकते हैं इस इफेक्ट की हेल्प से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गई इसकी बेसिक सी डेफिनेशन कि फोर्स वो एक्सटर्नल इफेक्ट है जिसकी हेल्प से किसी बॉडी को पुश या पुल किया जा सकता है। लेकिन फोर्स सिर्फ पुश या पुल का काम ही नहीं करता है, फोर्स के कुछ अपने इफेक्ट भी होते हैं। फोर्स के कुछ अपने इफेक्ट भी होते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, क्या क्या इफेक्ट डालता है ये? तो हमने ये देखा है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, और मैं इस पर फोर्स लगा दूं तो ये उसको रेस्ट से कैसा लेकर आ जाता है? मोशन में। और एक फुटबॉल रखी हुई है, उस फुटबॉल को मैंने किक कर दिया, वो रेस्ट पर थी और मैंने किक कर दिया तो क्या हो गया? वो मोशन में आ गई। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है,
इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होते हैं उनको रेस्ट से कैसा लेकर आ जाती है, मोशन में। ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है जिसका नाम आपने फोर्स रखा है, वो फोर्स कोई बॉडी अगर रेस्ट में हो उसे कैसा ला सकती है, मोशन में ला सकती है। या इसका उल्टा भी है कि कोई बॉडी अगर मोशन में हो तो उसे कैसा ला सकती है, रेस्ट पे ला सकती है। यस और नो? यस, ऐसा आपने देखा है? अरे हाँ, देखो सामने से किसी ने बॉल को फेंका, वो बॉल अभी कैसी है, मोशन में। मैं मेरे पास आई, मैंने ऐसे पकड़ लिया, मैंने क्या लगाया उस पर, फोर्स। अब वो कैसी हो गई, रेस्ट पर आ गई। या दूसरा एग्जाम्पल, किसी ने फुटबॉल को उधर से फेंका या फुटबॉल को पुश किया मेरी तरफ, तो फुटबॉल मोशन में आ रही है, मैंने सामने से पैर लगा दिया, अब वो कैसी हो गई, रेस्ट पर, क्योंकि मैंने सामने से क्या लगा दिया उस पर, एक फोर्स, एक एक्सटर्नल इफेक्ट। अगर मान लो मैं उस बॉल के सामने ही नहीं आता तो वो बॉल चलती चली जाती। अब मैं उसके सामने आ गया तो मैंने फोर्स लगा दिया। हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर है? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो उसे हम रेस्ट पर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, एक पेपर उड़ रहा है, उसको पकड़ लिया हमने क्या लगा दिया उस पर, फोर्स, हमने उसको रेस्ट पर लेकर आ गए। ये वाली बात क्लियर है? तो मोशन से रेस्ट में और रेस्ट से मोशन में ला सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या कर सकता है ये फोर्स, और ये कर सकता है कि ये चेंज कर सकता है, किसको, डायरेक्शन को। किसको चेंज कर सकता है, बोलो, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। हाँ या ना? अरे जब बॉलर क्रिकेट में बॉलिंग कराता है तो बॉल तो वो सामने से फेंकता है, बॉल किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में। अब मैंने अपना बैट उठाया और मैंने इधर मारा तो बॉल की डायरेक्शन इधर हो गई, फोर्स लगा दिया ना मैंने, इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इधर चली गई। अगर मैं इधर फोर्स लगाता तो वो इधर चली जाती। तो इसका मतलब मैंने क्या चेंज कर दी, उसकी डायरेक्शन। आप पतंग उड़ाते हो, पतंग वहां उड़ रही है, आपने खींची इधर की तरफ तो आपने देखा है वो इधर जा रही है, इधर की तरफ कर दिया उसको खींच के तो क्या हो गया, इधर की तरफ जाने लग गई। आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। है या ना? अरे ये सामने से चलकर आ रहा था, ये ऐसे जा रहा था, मैंने ऐसे कर दिया, अभी उधर जाने लग गया। क्या लगा दिया मैंने, फोर्स लगा दिया। ये बेचारा इधर जा रहा था, मैंने इधर कर दिया, ये इधर चला गया। बहुत सीधा बच्चा है, चुपचाप उधर ही चला गया। तो ये क्या है, ये मैंने क्या कर दिया, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, इसके गाल की डायरेक्शन अभी इधर है, मैंने फोर्स लगाया, इसके गाल की डायरेक्शन इधर हो गई। क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई। यस, और क्या कर सकते हैं सर हम, और हाँ, शेप चेंज कर सकते हो। वी कैन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जब भी देखो मैं कहूँ कॉन्फ़िगरेशन तो आप सोचना सर कह रहे हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब कुछ। ठीक है, इसमें ठीक है, जब भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कहूँ तो आप कहना लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है। अब जैसे मान लो आपने कोई पेज लिखा और आपने कहा राइटिंग खराब हो गई, फाड़ दो, फाड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी आपका गुस्सा नहीं रुका, आप क्या करते हो फिर उसको, है ना, ऐसा पेपर होता है, इधर से ही फोर्स लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया, उसे गोल कर दिया। अब जो रेक्टेंगुलर चीज थी उसको आपने कैसा बना दिया, एक स्फेरिकल चीज बना दी। है या ना, एक स्फेरिकल बना दिया, ऐसे कर देते हो आप, तो ऐसा करते हो ना, आपने उसकी शेप ही चेंज कर दी। जो चीज क्यूबॉइडल थी उसको स्फेरिकल बना दिया आपने, तो आप शेप चेंज कर सकते हो, करते हो। हाँ या ना, एक स्प्रिंग को आप खींच सकते हो, जो इसकी जो शेप थी उसको चेंज कर सकते हो। ठीक, और क्या कर सकते हो बताओ, और शेप कहाँ पर चेंज करते हो, क्ले को खींच देते हो, और क्या करते हो, शेप बताओ कहाँ का चेंज करते हो, किसको दबा देते हो, हाँ फॉइल पेपर को कर देते हो, फॉइल पेपर को, वो वही हो गया, पेपर वाला एग्जांपल हो गया। और बताओ क्या करते हो, पेंसिल तोड़ देते हो, फोर्स लगा के पेंसिल तोड़ देते हो। और कोई और क्या करते हो, अरे फोर्स लगा के चाकू से सारी सब्जी काट के उसकी शेप बिगाड़ देते हैं। हाँ या ना बोलो, यस और नो, करते हो ना ऐसा। फ्रूट काट के क्या लगा रहे हो, फोर्स नहीं लगाओगे वो कटेगा नहीं, उसकी शेप चेंज कर देते हो। हाँ या ना, तो आप फोर्स की हेल्प से चेंज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में। यस, अच्छा, तो ये है बच्चों फोर्स की डेफिनेशन।
और ये हैं उसके कुछ इफेक्ट जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया एक्सटर्नल इफेक्ट, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। फोर्स लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप उस बॉडी के कांटेक्ट में आए। फोर्स लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस बॉडी के कांटेक्ट में आए। आप बिना कांटेक्ट में आए हुए भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। यस और नो? बिना कांटेक्ट में एकदम ऐसे कर दो, तथास्तु, वो उड़ गया, क्या हो गया, फोर्स लग गया। बिना कांटेक्ट में आए हुए भी क्या हो गया, ये इसके ऊपर फोर्स लग गया। एक तो हो गया कि ये मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगा दिया। कैसे लगाया, धक्का दे दिया तो इसको फोर्स लग गया, पुश कर दिया मैंने इसको, तो ये तो हो गया कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा, मैंने दूर से इसको जादू कर दिया इसके ऊपर और ये उड़ता हुआ गया, मैंने ऐसे हाथ किया और ये उड़ता हुआ गया, तो क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। हाँ या ना? ऐसा जादू कहाँ देखने को मिलता है? तो आंसर है हमारी डेली लाइफ में हर वक्त देखने को मिलता है। ऐसा जादू कौन करता है? तो आंसर है अर्थ करती है। ये हमने देखा है। अर्थ क्या करती है, जैसे ही मैं इस पेन को यहां पर छोड़ूंगा तो क्या अर्थ इसको लेने के लिए आएगी, खींचने के लिए? बोलो हाँ या ना? आएगी क्या? नहीं आएगी। मान लो मुझे इस गोलू को पकड़कर खींचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, तब ये खींच कर आया, तो मैंने इसके कांटेक्ट में आया, तब ये मैंने इसको खींचा। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहाँ छोड़ दूं तो ये किसकी तरफ खींचा चला जाता है? बोलो अर्थ की तरफ। क्या अर्थ इसको लेने के लिए आई? तो आंसर है नो। क्या अर्थ इससे कांटेक्ट बनाने के लिए आई? तो आंसर है नो। तो यानी कि बिना कांटेक्ट के भी क्या लगाया जा सकता है, फोर्स लगाया जा सकता है। तो यानी कि फोर्स दो तरह से लगते हैं, एक तो कांटेक्ट करके और एक नॉन कांटेक्ट से भी लगते हैं। तो हाँ, तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी, ये अर्थ क्या लगा रही है उस पर, एक फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी का फोर्स, है ना? तो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स में जैसे एक एग्जांपल आप मैग्नेटिक फोर्स का ले सकते हो। हाँ या ना? आपने मैग्नेट को देखा है, एक मैग्नेट को यहाँ रखा और दूसरी मैग्नेट को दूर से उसको ऐसे नचाते रहते हो, आप करते हो ना ऐसे? क्या करते हो, एक मैग्नेट रख लिया, दूसरी मैग्नेट का दोनों के पोल जो हैं वो सेम पोल सामने लेकर आ जाते हो, एक पोल को, एक मैग्नेट को आगे बढ़ाते हो, दूसरी अपने आप आगे बढ़ती रहती है। क्या कांटेक्ट कराना पड़ता है? नहीं। या दूसरे अपोजिट पोल को अगर हम सामने सामने रख देते हैं तब क्या होता है, दूर से ही वो उसको खींच लेती है। क्या वो उसको लेने गई? नहीं, वो दूर से ही उसको खींच के लेकर आई। लेकिन खींचे कैसे लेकर आई होगी? एक फोर्स लगाकर। ठीक है, तो हर एक केस में चाहे वो कांटेक्ट फोर्स हो या वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, लेकिन जो काम किया जा रहा है वो कैसा किया जा रहा है, एक्सटर्नली किया जा रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल टर्म है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो व्हाट इज फोर्स? आंसर इज इट इज एक्सटर्नल इफेक्ट विच कैन पुश और पुल ऑब्जेक्ट। अर्थ भी क्या कर रही है? अर्थ सिर्फ पुल करने का काम करती है। अर्थ क्या करती है? पुल करने का काम करती है, जो अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है उन्हें। ठीक है, वो उसका फोर्स ऐसा फोर्स है। जबकि कोई दूसरे फोर्स भी होते होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, और भी फोर्स होते हैं बड़े अच्छे अच्छे से। जैसे मान लो ये चौक बोर्ड है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और मेरे हाथ में ये एक चौक है, तो मैं चौक से यहाँ पर लिखता हूँ, चौक से यहाँ पर लिखता हूँ, तो वो चौक वहाँ पर चिपक जाती है, वो नीचे क्यों नहीं गिरती? अरे अर्थ उसको खींच रही होगी या नहीं खींच रही होगी? बताओ। इस बोर्ड पर मान लो मैंने चौक से लिखा हुआ है, अभी आप लोग ये सोचो, मैंने चौक से लिखा हुआ है, और हमने ये पढ़ा है कि जो अर्थ होती है वो हर चीज को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो ये जितनी भी चौक से मैंने लिखा हुआ है उस लिखे हुए को ये अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी या नहीं खींच रही होगी? खींचती होगी। लेकिन ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा? जैसे ही मैं कुछ लिखूं ये सारी की सारी चौक कहां गिर जानी चाहिए? नीचे गिर जानी चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिरती। तो इसका मतलब यहां पर कोई और भी फोर्स है जो किससे ज्यादा स्ट्रांग है? ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां भी एक फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स का वो भी एक टाइप है जो कि, लेकिन वो कैसा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जब मैं यहाँ पर जैसे ही कुछ लिखता हूँ तो ये जो बोर्ड है और ये जो चौक है, इनके पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो ज्यादा है, स्ट्रांग है। किससे? ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी के बस की नहीं है कि उसको खींच ले, इतना स्ट्रांग फोर्स वहां पर डेवलप हो चुका है। समझ रहे हो? तो फोर्स जो हैं वो किसी भी केस में हो वो एक्सटर्नल इफेक्ट होते हैं, और वो कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है,
अब बच्चों अगर हम बात करें इससे आगे की, तो फोर्स जो है वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो तरह के और आपको देखने को मिलेंगे। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक फोर्स लग रहा हो, एक साइड से केवल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वो जो फोर्स है वहां पर कैसा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा किसी एक जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए गोलू ने मुझे क्या किया, इधर से धक्का दे दिया, इधर से पुश कर दिया, फोर्स लगा दिया इधर से, तो मैं इधर चला जाऊंगा, हाँ या ना। या गोलू ने मुझे इधर से पुश कर दिया तो मैं इधर चला जाऊंगा, यस। एक डायरेक्शन से वो फोर्स लगा रहा है, वो जो फोर्स लगा रहा है वो अनबैलेंस फोर्स है। अब दूसरी कहानी सुनो, इधर से गोलू और इधर से भोलू दोनों पकड़कर खींच रहे हैं मुझे, तो अगर मान लो गोलू में ज्यादा ताकत है तो मैं इधर चला जाऊंगा, और अगर भोलू में ज्यादा ताकत है तो मैं इधर चला जाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे तो मैं रेस्ट पे रहूंगा, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, तो मैं कैसा रहूंगा, रेस्ट पे रहूंगा। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है जिस पर कोई इधर से खींच रहा है और कोई मान लो इधर से खींच रहा है, और दोनों के जो फोर्स की वैल्यू है वो इक्वल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी यहां लिखता हूं, मान लो इधर कितना 5 और इधर भी कितना 5, अगर 5 5 है तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी हुई, तो आंसर है 0। क्यों सर 0 क्यों हुई, तो उसका मैं आंसर बताता हूं आपको। इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की बच्चों एक डायरेक्शन होती है, हमेशा एक डायरेक्शन होती है ना। अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो मतलब इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। और जब भी आपको डायरेक्शन को लिखना हो, डायरेक्शन को लिखना हो, तो आप डायरेक्शन को कैसे लिखते हो, तो आंसर है एक डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं और उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको कैसा ले लेते हैं, माइनस में। ये तरीका होता है लिखने का। तो इधर जाने वाली डायरेक्शन को मान लो मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं +5, इधर जाने वाली डायरेक्शन को क्या लिख देता हूं, प्लस, तो इधर जाने वाली डायरेक्शन को मैं क्या लिखूंगा, ठीक। अब जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स, वो देखें कितना आएगा, टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स आंसर कितना आएगा, +5 ये है और -5 ये है, टोटल कितना आंसर आएगा। तो नेट फोर्स कहूं या रिजल्टेंट फोर्स कहूं, नेट फोर्स कहूं या रिजल्टेंट फोर्स कहूं, वो एक ही बातें हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, तो आंसर है जब भी एक से ज्यादा फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हों और उन सारे फोर्सेस का सम क्या हो, 0, या मैं कहूं उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कैसा हो, 0, तब हम कहते हैं कि वहां पर जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे हैं, बैलेंस फोर्स। ये समझ आया आपको। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये कोई एक बॉडी है और ये बॉडी पर मान लो इधर की साइड में एक फोर्स लग रहा है कितना, 5, और इधर की साइड में एक फोर्स लग रहा है कितना, 3। अरे मान लो हम लोग टग ऑफ वार वाला गेम खेल रहे हैं, ऐसे रस्सियों को पकड़कर, आधी एक टीम उधर है एक टीम इधर है। अब मेरी टीम वालों में ज्यादा ताकत है, ज्यादा पावर है, या मान लो आपकी टीम वालों में ज्यादा पावर है, तो जब आपकी टीम में ज्यादा पावर है तो आप 5 न्यूटन से उधर की तरफ खींच रहे हो मुझे, ठीक, और मैं आपको खींच रहा हूं 3 न्यूटन की फोर्स से, मैं इधर 3 से खींच रहा हूं, तो एक टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, कौन सी वाली, जो इधर की तरफ खींच रही है। क्यों जीतेगी, क्योंकि अगर हम नेट फोर्स देखें, या जिसे आप रिजल्टेंट फोर्स कहते हो, रिजल्टेंट फोर्स, वो कितना रहा होगा, तो आंसर है कि इधर जाने वाला फोर्स अगर हम सर प्लस ले लें और इधर जाने वाला फोर्स अगर आपने प्लस लिया है तो इधर जाने वाला कैसा लोगे। ये प्लस और माइनस किसको दिखाते हैं, डायरेक्शन को, किसको दिखाते हैं, ये तो वैल्यू दिखा रहे हैं फोर्स की, ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मान लो +5 और दूसरा फोर्स कितना है, -3, तो आंसर कितना आएगा, +2 आया। अब ये +2 बता रहा है कि जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, इधर है या इधर है, किधर मानी थी, इधर मानी थी। तो यानी कि इधर वाली जो टीम है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है, कितना, 2 फोर्स ज्यादा लगा रही है, तो ये वाली टीम जीत जाएगी, मैं खिंच के उसके पास चला जाऊंगा, यस और नो, मेरी टीम हार जाएगी। क्लियर है ये वाली बात। तो यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होते हैं वो फोर्स होते हैं जिनका रिजल्टेंट क्या नहीं होता है,
जीरो नहीं होता, जिनका रिजल्टेंट क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है? जिनका रिजल्टेंट जीरो होगा, अगर मान लो रिजल्टेंट जीरो है, अगर मान लो दोनों टीम है, आपकी टीम और मेरी टीम, अगर बैलेंस फोर्स लगाने लग जाए तो बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? तो आंसर सर कोई नहीं जीतेगा। आप भी 5 लगाते रहोगे, हमारी टीम भी 5 लगाती रहेगी, दोनों अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, ना आप मेरी तरफ आओगे ना मैं आपकी तरफ, तो इस टाइम पे कोई भी टीम नहीं जीतेगी। तो इसका मतलब टग ऑफ वार वाले गेम में टीम के जीतने के लिए, किसी एक टीम के जीतने के लिए कैसे फोर्स का होना जरूरी है? कैसा फोर्स का होना जरूरी है? अनबैलेंस फोर्स। तो जो गैलीलियो थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे थे, दरअसल वहीं से आपका सारा लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने बनाए थे वो सब उन्हीं से लेकर बनाए थे। आप ये भी कह सकते हो न्यूटन के पास जो आइडिया आया है वो खुद का आइडिया नहीं था। पहले जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसने किए थे? गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 बाय 1 आपको बातें समझ में आ जाएंगी। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये था, ध्यान से सुनने की जरूरत है, सभी बच्चों का ध्यान सिर्फ बोर्ड पर। जैसे मान लो आपके पास कोई एक, आप किसी पहाड़ पर चढ़ गए, किसी माउंटेन पर चले गए, ठीक, और आप यहां खड़े हुए हो, यहां पर मान लो ये गोलू है और ये यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस गोलू के हाथ में एक बॉल है, या ये मान लो ये गोलू के पीछे भोलू खड़ा हुआ है, ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है, ऐसा। अब गोलू और भोलू के बीच में किसी बात पे मान लो क्या हो गई? लड़ाई, ठीक, तो उसने, भोलू ने गोलू को यहां पर रखा और भोलू को यहां से नीचे पुश कर दिया, क्या लगा दिया? फोर्स, ठीक है। तो ये जो भोलू है, या मैं ये कहूं ये गोलू जो है, ये जब आएगा यहां पर, बचाओ ऐसा करता हुआ जब ये नीचे आ रहा होगा, तब वो गैलीलियो ये कह रहे थे कि ये जो है एक्सेलरेशन करता हुआ आ रहा होगा। क्या करता हुआ आ रहा होगा? एक्सेलरेशन करता हुआ आ रहा होगा। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तब हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन। तो ये वाली बात सही है या नहीं है? ये जब गोलू नीचे की तरफ आएगा तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अरे एक बात आप ध्यान से सोचो, अगर मैं किसी बॉल को यहां से छोड़ दूं तो वो बॉल यहां से जब आएगी तो चलना स्टार्ट करेगी, तेज तेज होती चली जाएगी, फिर एकदम से आगे की तरफ जाएगी, हाँ या ना? तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और ये इसने फिजिक्स पढ़ी है, किसने? भोलू ने। और उसने गोलू का क्या कर दिया? वेलोसिटी बढ़ा दी। वेलोसिटी उसने कहा मैं नहीं बढ़ा रहा, अपने आप बढ़ जाएगी, मैं तो फोर्स लाऊंगा, ये लो। उसने बस केवल इतना किया और वो तेजी से गया। क्यों? क्योंकि उसने फिजिक्स पढ़ी हुई है। तो गैलीलियो ने यह कहा कि अगर आप किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को मोशन कराएंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा? एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अब गोलू जब नीचे पहुंच गया, ठीक है, गोलू कहां पहुंच गया? नीचे। ये लुढ़कता हुआ यहां पर आकर खड़ा हो गया। इसने बुला लिया भोलू को, भाई तू भी नीचे आ जा। लेकिन ये फिजिक्स थोड़ी सी कम जानता था, तो इसने क्या किया? इसने भोलू को यहां पर लिटा लिया। कह रहा तूने मुझे ऊपर से फेंका था, मैं तुझे नीचे से फेंकूंगा। अब ये जानता नहीं था कि ये क्या होगा। अब इसने सोचा जितनी तेजी से मैं आया हूं उतनी तेजी से ये जाएगा। तो जब इसने इसको पुश किया, जब इसने पुश किया तो इसने बहुत तेज पुश किया ऊपर की तरफ, और ये आराम से गया और ये यहां कहीं जाकर रुक गया। ऊपर भी नहीं पहुंचा, पूरा ऊपर भी नहीं गया पूरा। क्यों? जिसने जब फेंका था तब तो बहुत तेज वेलोसिटी से फेंका था, लेकिन जब वो गया धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? रिटार्डेशन। क्या कर रहा है? रिटार्डेशन। तो गैलीलियो ये कहते थे, क्या कहते थे बच्चों, कि जब भी आप किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, या नीचे से ऊपर की तरफ मोशन कराओगे, या नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा?
रिटार्डेशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और ये समझ में आता है कि क्यों डिक्रीज होती होगी, क्यों डिक्रीज होती होगी? तो इसने भी तो कुछ नहीं किया था, इसने बस इतना किया, ये तो बहुत तेजी से नीचे आया। ये कह रहे हैं, बात तो इनकी भी सही लग रही है मुझे, ये कह रहे हैं कि जब सर ऊपर से नीचे की तरफ आपने फेंका था तब तो ग्रेविटी ने क्या किया था, उसको अपनी तरफ खींचा था। तो ग्रेविटी क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी किसकी, भोलू की, गोलू की नहीं, गोलू तो बेचारा बचाव करता हुआ आ रहा है। ये जो भोलू की हेल्प कौन कर रहा था, ग्रेविटी, ये ठीक। और अब इसकी इस बार क्या हो रहा है, अब इस बार भोलू यहां है और गोलू यहां है, अब क्या हो रहा है, इस बार भोलू की हेल्प अगेन कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है, क्योंकि ये भोलू को किधर भेज रहा है, ऊपर, और ग्रेविटी क्या कह रही है, नीचे। तो जो इसका जो फोर्स लगाया था उस फोर्स से उसे ऊपर नहीं जाने दे रही, क्या कर रही है ग्रेविटी, उसे नीचे की तरफ खींच रही, तो इसकी वेलोसिटी क्या करती जा रही है, डिक्रीज। तो इसमें यहां तो ये रिटार्डेशन कर रहा है और यहां ग्रेविटी क्या करा रही है, उसको एक्सेलरेशन कर रही है, है ना। तो यहां पर जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं, जो फोर्स भोलू ने लगाया था वो नहीं, जो फोर्स गोलू लगा रहा है वो नहीं, उसके अलावा भी क्या काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, हाँ या ना। गैलीलियो को एक बात समझ में आ गई कि अगर आप किसी फोर्स के इफेक्ट देखना चाहते हैं तो सिर्फ उस फोर्स का इफेक्ट पता चले, इसके लिए क्या जरूरी है कि वहां क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स क्या ना लगे, तभी तो बता पाओगे। अब ये क्या बात हुई, आपने इसने थोड़ा सा हल्का सा पुश किया और वो बेचारा नीचे गया बचाव करता हुआ है, तो ये तो उसका कोई रोल थोड़ी हुआ, उसका फोर्स को आप कैसे मेजर करोगे कि उसके फोर्स ने काम किया, ये तो किसी और ने काम किया। और इसने बेचारे ने पूरी ताकत लगाई तब भी वो थोड़ा सा ही आगे गया, तब भी इसके फोर्स का मेजरमेंट नहीं हुआ कि उसने ज्यादा लगाया कि कम लगाया। क्यों, क्योंकि किसने काम किया, एक्सटर्नल फोर्स ने, उसने मेजर ही नहीं करने दिया सही से। तो फिर गैलीलियो ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको एक बढ़िया सा लॉ देता हूं। तो गैलीलियो ने तीसरी कहानी ये बताई, क्या बताई, तीसरी कहानी उन्होंने ये बताई कि अगर आप किसी फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड को इमेजिन करें, किसको इमेजिन कर लें, या किसी ऐसे वर्ल्ड को आप इमेजिन करें जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मान लो ये जो दो इंक्लाइंड प्लेन थे, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इन दोनों प्लेन को अगर एक साथ रख दिया जाए, ठीक है, तो अगर आप किसी बॉडी को यहां से, बॉडी क्या मतलब उन्होंने मार्बल के साथ किया था, वो कंचे होते हैं ना, कंचे खेलने वाले हैं, उसके साथ किया था ये एक्सपेरिमेंट दरअसल। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी मार्बल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो ये मार्बल यहां से जाएगा और यहां तक चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, करके देख लेना, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सर ऐसे वर्ल्ड में नहीं रहते जिसमें एक्सटर्नल इफेक्ट काम ना करे, हाँ या ना बोलो, यस और नो। अरे खुद से सोचो, मैं किसी मार्बल को यहां से फेंकूं तो ये यहां से जाएगा, हो सकता है यहीं तक चढ़े, जरूरी है कि ऊपर तक जाएगा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहां पर क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा, यहां से चढ़ेगा तो, लेकिन हो सकता है सिर्फ यहीं तक जाए और फिर वापस आए। आपको नहीं लगता कि ऐसा होगा, हाँ या ना, यही होगा। क्या जरूरी है कि वो ऊपर तक जाएगा, लेकिन वो कहते हैं हर बार ऊपर जाएगा। कब, लेकिन जब क्या ना काम करे, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो अगर आप इस मार्बल को यहां से जाने देंगे तो ये यहां तक जाएगा, हर बार उस हाइट को कवर कर लेगा जितनी हाइट इसकी सरफेस से है, पूरी हाइट को। इतनी हाइट से फेंका, कितनी हाइट से फेंका, h हाइट से, तो ये कितनी हाइट को ऊपर चढ़ जाएगा, h हाइट को ऊपर चढ़ जाएगा, वो ये कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात जब उन्होंने देखी कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो ये इतनी हाइट तक चढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने एक काम किया। अब उन्होंने चौथा काम किया,
वो क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करता हूं, ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको हटा ही देता हूं और सिर्फ एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेता हूं। ये कौन सा वाला, सिर्फ एक। अब बच्चों बढ़िया वाला आने वाला है, अब ध्यान से सुनना बात को। सिर्फ ये वाला ले लिया और ये वाला हटा दिया यहां से, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा, अब ध्यान से सुनने वाली बात है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपके सामने आने वाला है। अब वो ये कहते हैं कि अगर मैं यहां से किसी एक मार्बल को फेंकूं किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड में, सॉरी किसी ऐसे वर्ल्ड में जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करता हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करता हो, तो ये मार्बल चलेगा, जाएगा और ये अपने पाथ में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। कहां तक, इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा। ये कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा अगर हाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अब आप सामने को सर दीवार नहीं आ जाएगी उसके सामने ऐसे जाता रहेगा तो मैंने कहा दीवार भी क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स, कुछ दीवार नहीं होनी चाहिए। तो सर वो जब जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, तो मैंने फिर कहा कि क्या नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, न्यूटन का पहला लॉ आ रहा है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उस पर क्या ना लगे। यही न्यूटन का पहला रूल है, यही तो है न्यूटन का पहला लॉ। क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो न्यूटन को ये आइडिया आया कहां से, गैलीलियो के इसी एक्सपेरिमेंट से आया। उन्होंने कहा गैलीलियो सर तो ये कह रहे थे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो अगर मैं मार्बल को यहां से फेंकूं तो ये चलता ही रहेगा। तो उन्होंने तुरंत इस बात को पकड़ा और उन्होंने साथ में 2-3 बातें और ऐड कर दी। उन्होंने कहा ये तो मोशन की बात कर रहे हैं, मैं रेस्ट की भी बात कर देता हूं। वो कहते हैं कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही क्यों रहती है, क्योंकि उस पर क्या नहीं लग रहा अभी, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो मोशन में आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो ये थे कुछ गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट, और यहीं से फिर आगे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ जिसका नाम था इनर्शिया। देखो बच्चों, जब आप गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हो तो वहाँ उसके बाद हमें एक और नया टर्म हमें सीखने को मिलता है जिसका नाम है इनर्शिया। अगर कोई पूछे आपसे कि इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप में आने वाले चेंजेज को अपोज करती है, जिसकी वजह से वो अपने आप में आने वाले चेंजेस को अपोज करती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी जो बॉडी है इसके अंदर एक इनर्शिया है, हाँ या ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इनर्शिया ऐसे मान लो कि आप रेस्ट पर हो, जैसे तो आप कैसा रहना चाहते हो, रेस्ट पर। कैसा रहना चाहते हो? अब गोलू की आदत है वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि भोलू कहे चलो चलते हैं कहीं पर, हाँ या ना। भोलू कभी भी आता है उस पर फोर्स लगाता है तो वो क्या करता है, उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन गोलू हमेशा रेजिस्ट करता है उसको। वो कहता है नहीं मैं तो रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ, तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी। अब मान लो कोई मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहता है ना। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, कब तक, जब तक कि उस पर कोई, अब मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो भी तो क्या वो बॉडी ये चाहती है कि मैं अपने आप में चेंज ले आऊं, तो आंसर है नहीं। वो मोशन में थी, आराम से जा रही थी अपने रास्ते में, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है तब भी वो उसको रेजिस्ट करती है। वो रेजिस्ट जिस प्रॉपर्टी की वजह से करती है उसी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इनर्शिया। कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, तो वो ये चाहती है कि मैं इसी डायरेक्शन में रहूं। अगर मान लो कोई आएगा उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो क्या करेगी, जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी। अगर कोई उसमें चेंज लाएगा तो वो उसको रेजिस्ट करेगी, उसको रोकेगी, उसको अपोज करेगी। किस प्रॉपर्टी की वजह से, इनर्शिया। सो इनर्शिया है क्या, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it opposes the motion
अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहने की टेंडेंसी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, या जिसकी वजह से जो भी चेंजेज आ रहे हो उस चेंजेज को अपोज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाएगी? इनर्शिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, इनर्शिया का मैं आपको सबसे पहला टाइप देता हूं, सभी बच्चों को बातें समझ में आ जाएंगी। इनर्शिया 3 तरह का होता है, उनमें से पहले टाइप का जो इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है? देखो ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, गोलू और बोलू दोनों बस में चढ़ गए। एक किस में चढ़ गए? बस में चढ़ गए। लेकिन इन दोनों की पहले से क्या हो गई थी? लड़ाई। तो क्या हुआ कि जब ये बस में बैठे तो जो वो था ना भोलू, वो तो ड्राइवर बन गया। वो क्या बन गया? ड्राइवर। वो ड्राइवर सीट पे बैठ गया। और ये जो गोलू था इसने थोड़ी फिजिक्स कम पढ़ी थी, ये बस में खड़ा था आराम से, ठीक? तो पहले जो बस थी वो रेस्ट में थी। कैसी थी? और ये जो गोलू था ये भी कैसा था? और जो भोलू था, जो ड्राइवर था, उसने बस चलाई नहीं है, ये भी कैसा है? अभी रेस्ट में, ठीक है? जब ये गोलू खड़ा हुआ है तो इस गोलू की बॉडी के 2 पार्ट हैं। इसकी बॉडी का एक अपर पार्ट है और एक इसकी बॉडी का लोअर पार्ट है। इसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के सरफेस से, किससे? बस की सरफेस से क्या हुआ है? अटैच है। लोअर पार्ट इसकी सरफेस से कैसा है? जुड़ा हुआ है, अटैच है, उसी पर तो खड़ा हुआ है ये। तो इसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो भी अभी कैसा है? और अपर पार्ट भी कैसा है? सब कुछ रेस्ट में है। अब बोलू फिजिक्स पढ़ के आ गया, उसने कहा अच्छा अभी रुक जा, अभी बताता हूं। तो उसने क्या किया, उसने फटाफट से बस को क्या कर दिया? तेजी से चला दी, एकदम से तेजी से चला दी, एक्सेलरेट कर दी, ठीक? अब जब उसने एक्सेलरेट की तो वो कैसा हो गया? बस कैसी हो गई बोलो? बस तो मोशन में आ गई, ठीक? अब ये जो गोलू था, ये जो गोलू था, इसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट था ये किससे कनेक्टेड था? बस से। बस कैसी हो गई है? तो इसकी बॉडी का लोअर पार्ट भी कैसा हो गया? मोशन में। लेकिन इसके अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? वो पहले कैसा था, अभी भी कैसा रहना चाहता है। तो ये बात तो ये जानता ही नहीं था कि ये इनर्शिया गड़बड़ कर सकती है। इसकी बॉडी का अपर पार्ट ये जानता ही नहीं था कि ये इनर्शिया गड़बड़ कर देगी। अब गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? कि जो बस थी वो मोशन में है, तो इसका लोअर पार्ट भी कैसा हो गया? क्योंकि उससे कनेक्ट है तो मोशन में हो गया। बट अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? क्योंकि पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है। तो अगर मान लो मेरी बॉडी का लोअर पार्ट मोशन में आ जाए और अपर पार्ट रेस्ट में रहे तो क्या होगा? तो मैं गिरूंगा, लेकिन किधर? बोलो। अरे नीचे वाला पार्ट तो आगे चला गया और मैं पीछे रह गया, तो मैं किधर गिरूंगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और गोलू यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चित्त हो गया। ये किसने चित्त कर दिया? बोलू ने। क्योंकि वो क्या जानता था? फिजिक्स। वो जानता था कि इसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी रखता होगा, क्योंकि वो पहले भी रेस्ट में था और ये भी। तो मैं अगर कैसे भी इसके लोअर पार्ट को कैसा लेकर आ जाऊं? मोशन में। तो इसका अपर पार्ट क्योंकि रेस्ट में रहने की टेंडेंसी रखता है, तो बोलू इसका लोअर पार्ट आगे और अपर पार्ट, और गोलू ऐसा ऐसा बस में पड़ा हुआ है ऐसा। ये कैसे कर पाया? वो फिजिक्स की हेल्प से। फिजिक्स की हेल्प से कहूँ या मैं किसकी हेल्प से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हेल्प से। तो जब भी हम बस में सफर करते हैं तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है, आपने देखा पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में धक्का क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी का अपर पार्ट जो है वो कैसी टेंडेंसी में है? रेस्ट पे रहने की टेंडेंसी में है। तो इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाते हैं। ये वाली बात आपको क्लियर है? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आप आगे से बस में जाओगे, जब भी आपको धक्का लगेगा, पड़ोसी को लगेगा, तो कहोगे क्या ये क्या हुआ तेरे साथ? जब तू पीछे, कोई भी पीछे की तरफ गिरा तो देखकर क्या कह दोगे? ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ आती है बातें? ठीक। अब लेकिन अगली बार गोलू ड्राइवर बना, वो पहुंच गया जीएस क्लासेस पे और वो पढ़कर आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट? इनर्शिया ऑफ मोशन।
उसने कहा तूने मुझे गिराया था ना पिछली बार, अब मैं बताता हूं, आ जा। तो ये गोलू जो है बस को लेकर चल दिया। बस कैसी है? बस कैसी है? मोशन में। बस कैसी है? मोशन में है। बस अभी मोशन में है, ठीक है। गोलू चला रहा है बस को, और वो पढ़कर गया था सारी कहानी। कौन सी वाली कहानी? इनर्शिया ऑफ मोशन की कहानी। अब जब ये गोलू बस को चला रहा है तो जो भोलू का जो लोअर पार्ट है वो बस से कनेक्टेड है, तो वो कैसा हुआ बोलो? मोशन में। और अपर पार्ट भी अभी कैसा है? अरे जब आपको झटका लग गया उसके बाद तो आप मोशन में ही आ गए, आया ना, बस के साथ ही चल रहे हो अब तो अपर पार्ट भी अभी मोशन में है और लोअर पार्ट भी मोशन में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर। अब गोलू ने जैसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वो ये बात जानता था कि मैं भोलू को बड़े आसानी से मजा चखा सकता हूं। कैसे? उसने मजा चखा दिया इसको, देखना बता रहा हूं देखो कैसे। इसने आराम से चल रहा था और ब्रेक लगा दिए। क्या कर दिए? ब्रेक लगा दिए। अब ब्रेक लगाते ही बस कैसी हो गई? रेस्ट में आ गई। बस रेस्ट में आई तो जो भोलू था उसका जो लोअर पार्ट था वो बस के साथ कनेक्टेड था, इसलिए वो भी कैसा आ गया? रेस्ट में। लेकिन इसकी बॉडी की जो अपर टेंडेंसी थी पहले कैसी थी? अभी भी कैसी है? मोशन में रहने की। इसकी बॉडी की अपर टेंडेंसी, क्योंकि ये पहले मोशन में था, अभी भी मोशन में रहने की। ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि गोलू ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो ये वाला जो पार्ट था भोलू का ये तो आगे और ये पीछे वाला पीछे, तो बोलू मुंह फाड़ के आगे गिरा, मुंह के बल आगे गिरा। और इसे किसने गिरा पाया? क्यों गिरा पाया? क्योंकि वो क्या जानता था? वो ये बात जानता था कि जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक लगाते ही इसकी बॉडी तो जो लोअर पार्ट है वो कैसा हो जाएगा? रेस्ट में। लेकिन अपर पार्ट की नेचुरल टेंडेंसी कैसी रहेगी? मोशन में रहने की, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसीलिए वो आगे की तरफ गिर जाएगा। इसीलिए जब चलती हुई बस में जब आपके ब्रेक लगते हैं तो हम क्या होता है? आगे की तरफ गिरते हैं ना। सो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। भोलू ने कहा चलो भाई दोनों लोग घूमने चलते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ के आ गया और उसे बता नहीं रहा, खतरनाक बच्चा है भोलू। गोलू से कह रहा चलो घूमने चलते हैं, बस मैं चलाऊंगा, लेकिन इस बार बस मैं चलाऊंगा। देखो एक बार पहले मैंने चलाई तो तुम पीछे गिरे, फिर तुमने चलाई मैं आगे गिरा, अब वो ये कह रहा है अब मेरी बारी है, अब बस मैं चलाऊंगा। लेकिन देख मैं तुझे एक खाने की चीज दूंगा बढ़िया सी, लेकिन शर्त यह है तू छत पर बैठ के जाएगा। कहाँ बैठ के जाएगा? छत पे बैठ के जाएगा। वो ये कह रहा। गोलू तो मान गया, और चलो कोई बात नहीं, अब की बार तेरी बारी है। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? ये बस में बैठ के जा रहे हैं और गोलू यहाँ पर भोलू यहाँ पर बैठ के बस चला रहा आराम से, ठीक। और ये गोलू को छत पे बिठा लाया यहाँ पे, कह रहा तू ऊपर बैठ जा आराम से और मैं तुझे बढ़िया सी चीज दूंगा जब वहां पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। और ये क्या पढ़कर आया था? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़कर आया था। अब ये पता क्या कर रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में इसने ये पढ़ा था कि जो बॉडी, अगर कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में होती है उसकी टेंडेंसी उसी डायरेक्शन में रहने की होती है, ठीक। तो ये जो भोलू था ये बस को जब चला रहा था तो ये डायरेक्शन थी। अगर बस की डायरेक्शन ये है तो गोलू की भी डायरेक्शन यही है। लेकिन ये भोलू क्या करना चाहता था? इससे बदला लेना चाहता था। तो इसने कहा अभी बताता हूं, मैं फिजिक्स लगाता हूं। तो इसने फिजिक्स कैसे लगाई? ध्यान से देखना बच्चों। इसने फिजिक्स लगा दी कि ये जो बस थी इसको ले जाकर उसने क्या किया? इस बस को ले जाकर जैसे आगे मोड़ आया, उसने बस देखो अब जैसे ही मोड़ आया तो मोड़ पर ले जाकर इसने बस को ऐसे मोड़ दिया। बस तो मोड़ेगा ही, वो आया ना, जब मोड़ आएगा तो बस को मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा? उसने बस को ऐसे मोड़ दिया। आराम से नहीं मोड़ा, आराम से मोड़ता तो काम चल जाता। तेजी से पहले तो खूब तेज चला के ले गया और फिर तेजी से मोड़ दिया उसने बस को। अब ये जो गोलू था इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इस डायरेक्शन में रहने की, आराम से बैठा हुआ है। तो अब ये गोलू जो इसकी छत पे बैठा हुआ था इसकी अभी भी नेचुरल टेंडेंसी क्या है?
सेम इधर डायरेक्शन में जाने की। और बस किधर जा रही है और गोलू किधर जा रहा है? फिर से सुनो, गोलू किधर जा रहा है? सीधा। और बस किधर जा रही है? इधर। पहले तो ये ऐसे बैठा था, उस पर आराम से बैठा था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बस और गोलू दोनों ऐसे जा रहे थे। अब क्या होगा? बस तो इधर चली गई, लेकिन गोलू अभी भी किधर जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? जिस डायरेक्शन में वो है उसी डायरेक्शन में रहने की। तो देखो, बस तो इधर चली गई और गोलू उधर चला गया। कहां चला गया? बस से उधर जाकर गिरा। अब फिर से जीत गया। कौन जीत गया? गोलू। कैसे जीत गया? क्योंकि वो क्या जानता था? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो ये बात जानता था कि ये गोलू जो है, इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगी कि जिस डायरेक्शन में वो है उसी डायरेक्शन में रहने की। तो जैसे ही मैं बस को मोड़ूंगा तो बस की तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन किसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? गोलू की। तो गोलू सीधा गिरेगा। तो वो वहां पर पड़ा हुआ था, वो देख रहा। और भाई कैसा लगा? अच्छा लगा? तो ठीक है, गोलू ने कहा अभी रुक जाओ, न्यूटन्स के लॉ आने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इनर्शिया की हेल्प से तीन तरह के, अगर आप देखें तो इनर्शिया तीन तरह के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो ये समझ लेनी चाहिए इनर्शिया है क्या। जब भी किसी बॉडी पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई होता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो बॉडी उस फोर्स को अपोज करती है, और वो जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है, उस चेंज को अपोज करती है। मतलब वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। मान लो कोई उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के रेस्ट में लाने की कोशिश करे तो उसे रोकती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता रेस्ट में। ठीक। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे मोशन में लाने की कोशिश करे तो वो उसको भी अपोज करेगी, या जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में रहने की कोशिश करती है। तो इसी तरह से हम देखें तो इनर्शिया भी तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जब हम बस में जब चल रहे होते हैं, जब बस में खड़े होते हैं, तो बस मोशन में जब आती है तो हम किधर गिरते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। और जब हम आगे की तरफ गिरते हैं तो किसकी वजह से गिरते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। और जब गोलू जब बाहर गिरा था बस से तो वो किसकी वजह से गिरा था? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अब बारी है गोलू की। तो जब न्यूटन्स के लॉ आप पढ़ोगे तब गोलू भोलू को सबक सिखा देगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये बताऊंगा कि न्यूटन्स ने फिर गैलीलियो के लॉ और ये जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, इनको मिलाकर जो लॉ बनाए थे, दो या पहले तो 1 by 1 बात करेंगे। पहले फर्स्ट लॉ की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।